कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक बच्ची रास्ते पे बैठ के कुछ ड्रॉ कर रही होती है और एक ट्रक वहीं से गुजर रही थी। उस ट्रक में से सामान गिर जाने पे ड्राइवर गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी में एक बच्चा था तो वो बच्ची उसे देख के हंसती है, पर वो नहीं हंसता। सामान गिरने की आवाज से उस बच्ची के पापा बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर भी, दोनों ही बच्चे के लिए परेशान हो जाते हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। दरअसल वो ड्राइवर एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने परिवार को लेके यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। बातों ही बातों में बच्ची के पापा को पता चलता है वो पुलिस ऑफिसर उन्हीं के अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। मतलब वो दोनों पड़ोसी थे। दोनों पापाओं के बीच बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। बच्ची की पापा तो पुलिस ऑफिसर को सामान ठीक ठाक से अंदर रखने में मदद करने की बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर की पत्नी को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो अपने पति को वहाँ से चलने के लिए कहती है। ओके, मैं ज़रा इन दो बच्चों के नाम बता दूँ। बच्ची का नाम था ली जियान और बच्चे का नाम था लिंग शाओ। लिंग जियान ने लिंग शाओ को हाय करती है, पर लिंग शाओ को जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उससे बात करने में। उसके बाद वो लोग अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। लिंग शाओ की मॉम बहुत गुस्से वाली थी। उनके पति भी उनसे डर डर के बात करते थे। लिंग शाओ की मॉम उससे भी ठीक से बात नहीं करती थी, मानो जैसे वो उसे पसंद ही ना करती हो। लिंग शाओ की मॉम को जब पता चलता है वो उसकी बहन की फ़ोटो उसके सामान को देख रहा था तो वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और रोने भी लगती है। एक्चुअली उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। सारे सामान को वो बाहर ले जाने लगती है और डस्टबिन में फेंक देती है। वो तो ली जियान को भी पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उनके बेटे से मिले। ली जियान लिंग शाओ की मम्मी ने जो सामान डस्टबिन में फेंक दिया था उसे अपने साथ लेके आई थी। जिस फोटो को उन्होंने फाड़ दिया था उसे गम से जोड़ भी रही थी। उसके पापा उसे समझाते हैं ऐसे दूसरों के फेंके हुए चीज़ घर पे नहीं लाते, पर ली जियान को वो सामान रखना ही था। वो अपने पापा की एक नहीं सुनती। बाद में ली जियान के पापा ही उस फोटो को जोड़ने लगते हैं। अगले दिन ये आंटी आके ली जियान के पापा को तैयार होने के लिए कहती है। ली जियान के पापा चाहे या ना चाहे पर ये आंटी उनकी शादी करवा के छोड़ते। इन्होंने ली जियान की खातिर उन्हें दूसरी शादी के लिए मना लिया होता है। उसी से मिलवाने वो उन्हें ले जाने आई थी। ली जियान के पापा जिसे शादी की बात करने आए थे उनका भी एक बेटा था जिसका नाम जीशु था। ली जियान उसे देख के अंदर ही अंदर गुस्से से फटने लगती है और ऊपर से उसके पापा जब जीशु से अच्छे से बात करते हैं तब तो वो अपने पापा को मार के बाहर चली जाती है। वो आंटी उसके पीछे जाने लगती है। जीशु भी शायद जाना चाहता था, इसीलिए उसे ली जियान के साथ खेलने जाने के लिए कहा जाता है। ली जियान के पापा तो जीशु के मॉम के साथ बहुत खुल के बात कर रहे थे, पर उन्हें शायद किसी बात को लेकर परेशानी थी, इसलिए वो ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पा रही थी। वो ली जियान के पापा से पूछते हैं क्या उन्हें बच्चे पसंद है, तो वो बहुत खुशी के साथ हाँ कहते हैं। तो वो पता नहीं क्या सोचने लगती है। वह जीशु चुपचाप यहाँ बैठा था, पर ली जियान उसके मुंह पे पानी छिड़कती है। आंटी उसे मना करती है तो वो उन पे भी गुस्सा होने लगती है। उसे नई मॉम नहीं चाहिए थी। वो फिर से जीशु को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। बाद में उसके पापा उसे समझाते हुए आ रहे थे। लिंग शाओ की मॉम भी तब उसे लेके कहीं जा रही थी। ली जियान को लिंग शाओ बहुत पसंद थी। वो हर बार उसे देख के खुश हो जाती थी, पर लिंग शाओ हर बार की तरह ही चुप रहता था। लिंग शाओ के मॉम के पूछने पे ली जियान जवाब देती है कि उसके पापा डेट पे गए थे। ये बात लिंग शाओ के मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए बाद में वो अपनी पति से ली जियान के पापा की बुराई करती है। मतलब इतनी जल्दी दूसरी शादी करना, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। लिंग शाओ के पापा को नाइट ड्यूटी पे जाना था तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। आज ही उन्होंने शिफ्ट किया था तो कम से कम आज तो वो घर पे रहते। उनके पति उन्हें टाइम नहीं देते थे, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी हर बात पे। अगले दिन ली जियान के पापा अपनी बेटी से लिंग शाओ के परिवार के लिए वेलकम गिफ्ट दे आने को कहते हैं। वो भी बहुत प्यार से देने जाती है। दरवाज़ा खोल के लिंग शाओ जब वॉलनट्स को देखता है तब बहुत गुस्से से वो फेंक देता है। आवाज़ सुन के ली जियान के पापा जल्दी से आ जाते हैं। पापा क्या बेटी को समझाते, बेटी ही पापा को समझाती है कि अगली बार कोई और गिफ्ट देंगे उन्हें। लिंग शाओ के शायद वॉलनट पसंद नहीं है। ली जियान लिंग शाओ को इतनी ज़्यादा पसंद करती थी कि वो चाहे कितना भी उससे रूड बिहेव करता पर वो उसे पसंद करना नहीं छोड़ती।
लिंग शाओ के पापा उसे ली जियान से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, पर उनकी पत्नी ऐसा नहीं चाहती थी। और फिर एक दो बात होते होते उनकी पत्नी फिर से झगड़ा शुरू कर देती है। जब से उनकी बेटी गुजर गई थी तब से ऐसा ही चल रहा था, और इससे सबसे ज़्यादा असर लिंग शाओ पे हो रहा था। वो बेचारा तो हंसना ही भूल गया था, हर वक्त जैसे डरा डरा सा रहता था। घर के काम भी वो और उसके पापा मिलके संभालते थे। लिंग शाओ के पापा हर रोज़ की किचकिच से तंग आ गए थे, पर वो कुछ कर भी तो नहीं पाते थे। अगले दिन जीशु की मॉम वहीं से गुजर रही थी तो ली जियान के पापा की दुकान पे उनसे मिलने चली आती है। ली जियान तो जीशु को देखते ही गुस्सा हो जाती है। उसके टॉय को जीशु के हाथों में देख के वो उसके हाथों से फेंक देती है। उसे अब वो टॉय बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। ली जियान के पापा उसे डांटते हैं, पर जीशु कहता है उसी की गलती थी जो उसने बिना पूछे उसका टॉय लिया था। इतना डिसेंट बच्चा देख के ली जियान के पापा का दिल भर आता है। वो उसे छूते हैं तो ली जियान अपने पापा को उसे छूने से मना करती है। उसके पापा को जीशु के साथ उसके मॉम के साथ अच्छे से बात करते देख वो वहाँ से जाना चाहती है। जीशु उसका जाना देखता है और उसकी मॉम उसे ली जियान के साथ जो दोस्ती करना चाहता था वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और जो उसे भाव भी नहीं देता था वो उसके पीछे पीछे भागती थी। हर वक्त उससे दोस्ती करने में लगी रहती थी। ली जियान के पापा घर आके लिंग शाओ के मॉम डैड को झगड़ा करते हुए सुनते हैं और लिंग शाओ को बाहर बैठे रहते देखते हैं। वो उसे बार बार अपने साथ उनके घर चलने को बोलते हैं, पर वो राज़ी नहीं होता। बाद में वो फिर से एक बार कहने आते हैं अगर कभी भी उसका मन करे तो वो ज़रूर उनके दरवाजे पे नॉक करे। अगले सीन में हम देखते हैं जीशु की मम्मी आई होती है। यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे और वहाँ लिंग शाओ को कुछ बच्चे मिलके बुली कर रहे थे, तो ली जियान ये सब देख के उन्हें मारने आने लगती है और उसके पीछे जीशु भी आने लगता है। फिर ली जियान इसके साथ लड़ने लगती है। जीशु ली जियान को दूसरे बच्चों से प्रोटेक्ट करने लगता है और लिंग शाओ उन दोनों को रोक रहा होता है। जिस बच्चे को ली जियान ने काटा था उसकी मम्मी शिकायत लेके आई थी। फिर उन्हें पता चलता है गलती उनके बेटे की ही थी, तब वो अपने बेटे को ही डांटने लगती है। बाद में ली जियान के पापा जीशु को इन सब के बीच लाने के लिए डांटते हैं, तो वो कहती है उसने थोड़ी ना कहा था उसे आने के लिए, वो तो खुद आया था। जीशु भी ये बात एडमिट करता है, तब उसके पापा भी और कुछ बोल नहीं पाते। वो ली जियान से पूछते हैं उसने किसी और को तो नहीं काटा ना। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ आके दवाई ले जाता है। लिंग शाओ की मॉम सो रही थी तो वो खुद ही अपने लिए इंस्टेंट नूडल्स बना लिया होता है। उसकी मॉम उठ के उसे खाते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी आते हैं उनसे मिलने, और तुम सबको तो पता ही होगा पड़ोसी कैसे होते हैं, अननेसेसरी एडवाइस देते फिरते हैं। लिंग शाओ की मॉम को बहुत इरिटेशन हो रही थी उनकी बातों से, पर वो होठों पे मुस्कान लेके उनकी बातें निगल रही थी। लिंग शाओ बाहर जाके बैठा था और ली जियान आके उसे बार बार खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। लिंग शाओ की मॉम उन पड़ोसी से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उन्हें शराब पीना पड़ा। उन्हें लग रहा था उनके पति ने ही उनको आने के लिए कहा था, उन्हें बातें सुनाने के लिए। फिर से दोनों में झगड़ा होने लगती है। लिंग शाओ फिर बाहर आके बैठा था। इस बार ली जियान उसे ज़बरदस्ती अपने घर लेके जाती है। फिर ये तीनों मिलके खाना खाने लगते हैं। खाना वाना हो जाने के बाद ली जियान लिंग शाओ को अपने कमरे में ले आती है। वो लिंग शाओ को उसके फैमिली फ़ोटो दिखाती है जो उसके मॉम ने फाड़ दिए थे, फिर बाद में फेंक भी दिए थे। ली जियान लिंग शाओ को उसके पापा का कमरा दिखाने ले आती है। वो उसे समझाती है उसके पापा उसके मॉम को सीक्रेटली मिस करते हैं ताकि उसे बुरा ना लगे। वो भी अपनी मॉम को सीक्रेटली मिस करती है ताकि उसके पापा को बुरा ना लगे, तो वो भी अपनी बहन को सीक्रेटली मिस कर सकता है, इससे उसके मॉम को भी बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ली जियान की कोशिश आखिर रंग लाती है। अब तो लिंग शाओ भी बेझिझक ली जियान के घर चला जाता था और ये तीनों मिलकर शांति से खाना खाते थे। जीशु की नानी बीमार थी तो उसके मॉम को उनके पास जाना पड़ा था। वो ली जियान के पापा को अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंप के जाती है। वो उसे घर ले आते हैं, फिर उसे घर के चारों तरफ दिखाते हैं। जीशु पूछता है वो और उसका मॉम कब शादी कर रहे हैं। ली जियान के पापा थोड़े हंसते हैं और फिर कहते हैं उसकी मॉम ने उन्हें उसकी जिम्मेदारी दी है तो वो आज से उनका बेटा है। जीशु भी इतनी जल्दी ली जियान के पापा को पापा कह के एक्सेप्ट कर लेता है मानो जैसे वो पापा शब्द को प्रयोग करने के लिए कब से तरस रहा हो। फिर
फिर दोनों एक दूसरे को पापा बेटे कह के पुकारने लगते हैं। पर ली जियान थोड़ी ना इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती उसे। वो तो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी, खामोखा उसे मारती थी, काटती थी, और उसके पापा बीच में आते थे तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ती थी। वो बार बार जीशु की बैग बाहर फेंक के आते थे और जीशु बार बार लेके आता था। पर जब से लिंग शाओ ने जीशु के साथ बात करना स्टार्ट की, तब से वो थोड़ा थोड़ा करके उसे एक्सेप्ट करने लगती है। दोनों अब खाना भी शेयर करते हैं। उसके पापा के सर से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। लिंग शाओ के मॉम को उसके कमरे में से उनका फाड़ा हुआ फोटो मिलती है तो वो उसे मारने लगती है। वो अपने बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था उसकी वजह से उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई थी। एक छोटे से बच्चे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाने पे लिंग शाओ के पापा का धैर्य का बात टूट जाता है। वो उनके साथ बदतमीजी से बात करती थी, ये भी वो मान लेते थे। पर आज उनसे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन पे हाथ उठाते हैं और अगले ही दिन वो सामान लेके घर से जाने लगती है। ली जियान कहती है अगर उन्हें अपना बेटा नहीं चाहिए तो क्या वो रख सकती है उसे। तब उसकी मॉम हाँ कह के चली जाती है। लिंग शाओ का दिल टूट रहा था और ली जियान खुशी से उछल रही थी। रात में लिंग शाओ के पापा उसे लेने आते हैं पर उसे सोते हुए देख उठाते नहीं। फिर इन दोनों में खूब सारी बातें होती है। दोनों ही एक दूसरे की सुख दुख शेयर करते हैं। देखते ही देखते 10 साल गुजर जाती है। अब तो तीनों बच्चे एक ही परिवार के जैसे रहने लगे थे। जीशु को अपने घर का बाथरूम नहीं मिलता था तो वो लिंग शाओ के बाथरूम बेझिझक चला जाता था और वो भी उसके बाथरूम रहते। इसके लिए लिंग शाओ भी उसे सबक सिखाता था। खाने पे बैठ के दोनों अभी भी बच्चों की तरह लड़ते थे। ली जियान का पापा तो अब तीनों के पापा बन चुके थे। वो इन तीनों से परेशान थे। वैसे लिंग शाओ उनका सबसे अच्छा बच्चा था, बाकी दोनों तो उनका दिमाग खराब करके रखते थे। फिर एंट्री होती है ली जियान की। बड़ी होके उसका एटीट्यूड लड़कों जैसा बन चुका था। अब इतने सारे लड़कों के बीच वो अकेली लड़की थी तो मेजोरिटी जिस तरफ थी उसका एटीट्यूड भी वैसा ही था।